क्या आपको पता है कि 50 रुपए का ऑफलाइन रेस्टोरेंट का डोसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 70 रुपए का क्यों मिलता है? और क्या आपने कभी मेढकों की शादी को देखा है? इंडियन फार्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? और अगर आप लद्दाख में मौजूद पूरे धरती के सबसे ऊंचे सड़क पे बाइक राइड करोगे तो आपके शरीर में कितना % ऑक्सीजन कम हो जाएगा? ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश को झेलने के लिए अम्ब्रेला के साथ तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 13, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक कस्टमर खाना खा रहा था और खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट के पीछे वाले इलाके पे गया ऐसे ही टहलने एंड उसने कुछ ऑब्जर्व किया जो कि इसके पहले किसी ने वहां पे ध्यान नहीं दिया था। बहुत लोगों ने मजाक में कहा कि ये तो डायनासोर का पैर है। डायनासोर का पैर? ये घटना जब हुई उसके 1 महीने बाद तक कोई भी उसके बारे में ऑफिशियल आर्टिकल वगैरह नहीं आया, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक कंफर्म नहीं करेंगे कि वो क्या है तब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन वाली न्यूज आर्टिकल नहीं आ सकती। तो एक पैलेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर लीडा जिंग आई रिसर्च करने। पैलेंटोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट्स जो कि पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स और इससे जुड़े चीजों को स्टडी करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो आखिरकार उनके टीम ने ये डिक्लेयर किया 3D स्कैनर्स के जरिए कि ये एक पत्ते खाने वाले डायनासोर सौरोपॉड्स का पैर का छाप है। अभी कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश MP से ऐसी खबरें भी आई थी कि डायनासोर्स के अंडे मिले हैं लिटरली, और अंडा मिलने वाला घटना पहले चीन में भी हो चुका है। ये सब फॉसिल्स मिलना विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे हमारी हिस्ट्री का पता लगेगा, वो भी कंफर्मेशन के साथ। अब तो बस इसी का वेट है कि कोई जिंदा डायनासोर मिल जाए। फैक्ट नंबर 12, पॉपुलेशन यानी आबादी के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है। ये तो आपको पता ही होगा, बट इसकी इंटेंसिटी दिखाने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश यूपी का जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में मैप पे देखो पूरे ब्राजील के बराबर है ऑलमोस्ट। ब्राजील का थोड़ा सा ज्यादा है बट ऑलमोस्ट आप बराबर ही कह सकते हो, क्योंकि यूपी का जो पॉपुलेशन है वो है 20.42 करोड़ और ब्राजील का जो पॉपुलेशन है वो है 21.26 करोड़। ये भारत के सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 11, मैं तो घूमने फिरने का नशा फूकता हूँ, आपको तो पता ही होगा। आपको भी यूनिक जगह पे जाना तो पसंद होगा ही ऑफ कोर्स। एक जगह है युमलिंग ला पास नाम से, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे धरती का सबसे ऊंचा रोड है। मतलब ये ऊंचा स्तर का एक रोड है जहां पर आप मोटर बाइक भी राइड कर सकते हो खुद से। हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहते हैं इसे, और ये रोड 19,300 फीट ऊंचा है नॉर्मल लैंडस्केप से। मैं एक बार सिक्किम के नाथुला नामक जगह पर गया था और उसकी हाइट थी 14,140 फीट। वहां पर सही में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत, क्योंकि अपने बॉडी को उतना आदत नहीं है उतने हाई लेवल पे लो ऑक्सीजन में रहने का। तो सोचो 19,000 फीट पे क्या हाल होता होगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर मैं आपको ऊंचे लेवल के जगहों के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि किसी भी जगह पर आप घूमने गए और उसका हाइट 6,900 फीट से ऊपर है, जब ये हाइट क्रॉस होती है तो इस स्पेसिफाइड हाइट के बाद इंसान के ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन कम होने लगता है। हवा में ऑक्सीजन की बात करें तब जब आप 10,000 फीट क्रॉस करते हो 10K फीट, तब हवा में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो 33% तक कम हो जाती है, 33%। तो सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स जो कि ऐसे इलाके में जाकर हमारे देश के बॉर्डर को 24 घंटे सुरक्षित रखते हैं। एंड सैल्यूट दोज वर्कर्स जो कि ऐसे जगह पे रोड को कंस्ट्रक्ट किए हैं। एंड आप लोगों को भी चीयर अप जो कि ऐसे जगह पे जाने का सोच रहे हो, वैसे यूनिक लोकेशन में जाकर थ्रिल को फील करना चाहते हैं, उन लोगों को चीयर अप। एंड बाय द वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने भी साल 2021 में इसको रिकॉग्नाइज किया एज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जिसको BRO ने बनवाया है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे भारत के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर रोड का काम करती है। फैक्ट नंबर 10, एक लेक है जिसका नाम है रूपकुंड लेक जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। एंड मैंने आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताया था कि ये लेक मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हजारों मात्रा में स्कल्स पाए गए थे, हड्डियां। बट इसके बारे में मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि कार्बन डेटिंग के जरिए वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि ये हड्डियां 500 से 1000 साल पुराना है। मतलब हजारों साल से हड्डियां पड़ी हुई है
एंड ऐसा क्यों हुआ ये किसी को भी नहीं पता। उतना सारा हड्डी आया कैसे? क्या किसी सभ्यता ने अपने आप को किसी रिचुअल के जरिए एक दिन में ही खत्म कर डाला, या ऐसी कोई अजीब सी कहानी हुई, या फिर क्या हुआ, ये आज भी अननोन है। फैक्ट नंबर 9, कुत्तों को एज अ पेट एनिमल हमारे भारत में बहुत लोग रखते हैं, आपको पता ही होगा। कभी जानने का मन हुआ है कि हमारे भारत में जितने घर हैं कितनों में पेट्स रहते हैं? तो एक सर्वे की बात करें तो ऑलमोस्ट हर 10 में से 6 घरों में पेट्स रहते हैं हमारे भारत में। एंड सबसे पॉपुलर पेट की बात करें तो डॉग और कैट, ये दोनों सबसे टॉप पे है। तब भी हर 10 घर में 6 घर में मतलब आधे से ज्यादा लोग पेट रखते हैं। That's amazing। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि लूडो वर्ड को इंग्लैंड ने पेटेंट करा लिया था साल 1896 में ही, और उसे पेटेंट करवाया था अल्फ्रेड कॉलियर ने। बट गजब बात तो ये है ना कि सांप सीढ़ी लूडो ये दोनों ओरिजिनेट अपने भारत में हुआ था। लूडो को पहले भारत में पचीसी नाम से जाना जाता था और महाभारत में भी इसे चौसर के नाम से जाना जाता था। पचीसी चौसर, एंड अभी ये मॉडर्न वर्ल्ड का लूडो बन गया है एंड इंग्लैंड ने लूडो वर्ड का पेटेंट करा लिया। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है साल 1726 तक, मतलब इतिहास के शुरुआत से लेके साल 1726 तक, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री के लगभग 3000 सालों तक डायमंड यानी हीरा का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्रोत भारत था। कहीं और हीरा का नामो निशान नहीं था पूरे दुनिया में। डायमंड का मतलब ही इंडिया था, मोनोपोली था एक तरह से आप कह सकते हो। भारत पता है क्या कहता था? जलवा है हमारा। भारत में ही सिर्फ डायमंड्स यानी हीरा पाया जाता था। फिर अचानक से साल 1729 में पहली बार ब्राजील में हीरा मिला, और फिर कुछ लगभग 150 साल बाद अफ्रीका में भी हीरा को खोज लिया गया। उसके बाद और भी कई जगहों में मिलने लगा। और भारत के अंदर की बात करें तो पन्ना नाम का एक जगह है मध्य प्रदेश में, और वो सबसे बड़ा हब था डायमंड का। और 1726 तक पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट में यही जगह पूरे वर्ल्ड को धरती सप्लाई करता था। अरे यही जगह पूरे वर्ल्ड को हीरा सप्लाई करता था। That's गजब। फैक्ट नंबर 6, क्या आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन? ये तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, बट ये देखते हुए कि भारत आबादी के हिसाब से पूरे धरती का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है आफ्टर चाइना, तो ये देख के मन में ये आता है कि यहाँ के कितने % लोग वेजिटेरियन है और कितने नॉनवेज है। तो साल 2021 में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक डेटा, एक स्टैट रिलीज किया था, एंड इसके हिसाब से इसका आंसर है कि पूरे आबादी का 39% अप्रोक्सीमेटली वेजिटेरियन है और बाकी का 61% नॉन वेजिटेरियन है। और चाइना की बात करें जो कि पूरे विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश है, तो वहाँ पे सिर्फ 4 से 5% लोग ही वेजिटेरियन है। 95% ऑलमोस्ट लोग वहाँ के नॉनवेज है। इन दोनों फैक्ट से तीसरा फैक्ट आपके मन में दौड़ सकता है कि पूरे विश्व का क्या स्टैट्स है। तो विश्व का कोई ऑफिशियल स्टैट्स नहीं है अगर मैं कोई ऑफिशियल लिस्टिंग की बात करूं तो, बट अनऑफिशियल एस्टिमेशंस की बात करें विश्व की, पूरे प्लैनेट की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में 20 से 22% लोग ही वेजिटेरियन है। फैक्ट नंबर 5, एक बात बताओ, सहारा डेजर्ट, ये सुन के आपके मन में ऐसा सीन आता होगा, पूरा रेतीला सैंड से भरा हुआ, पूरा रेत ही रेत। बट यहाँ पर एक अमेजिंग लेवल का फैक्ट ये है ना कि सहारा डेजर्ट मोस्टली रॉक से भरा हुआ है, पत्थरों और चट्टानों से, वीरान, ना कि बालू से। जो बालू का इमेज आपके मन में बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। बाकी 70% एक्सप्लोर किया जाए तो आपको रॉक मिलेगा, ना कि सैंड। 70% रॉकी लैंडस्केप और 30% बालू। मतलब जैसा हमारे मन में फिल्मी सीन बैठा हुआ है सहारा डेजर्ट का, वो सिर्फ 30% है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया का नेशनल गेम क्या है? आपको पता है? क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन? आपके पास 3 सेकंड है, सही आंसर गेस किए तो आप महान हो भाई। 1 2 3, कौन सा सही है राष्ट्रीय गेम? आप में से 80% से ज्यादा लोग आंसर किए होंगे हॉकी को, बट मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। महाराष्ट्र के एक टीचर जिनका नाम है मयूरेश अग्रवाल, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक आरटीआई क्वेरी फाइल किया था
राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा वो एक जानकारी सरकार से लेना चाहते थे कि क्या इंडिया का कोई आधिकारिक गेम, ऑफिशियल गेम है, कोई नेशनल गेम है जिसको इंडिया काइंड ऑफ ओन करता है। मतलब जैसे बाकी देश एक गेम से जाना जाते हैं, इंडिया कोई ऐसा कोई है गेम। तो यूनाइटेड यूथ मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया उनको, और उसमें ये आंसर आया कि सेंटर ने अभी तक कोई ऑफिशियल नेशनल गेम अनाउंस नहीं किया है। गवर्नमेंट ने ये लिखा कि उसका ऑब्जेक्टिव है सारे गेम्स को प्रमोट करना, सारे स्पोर्ट्स में ही लोग सक्षम बने, इसलिए सेंटर ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो मेन सवाल यहाँ ये आता है कि कैसे हॉकी इंडिया का नेशनल गेम बन गया, लोगों के माउथ में ये कैसे मतलब आया। बचपन में मुझे तो अपने स्कूल के टाइम पे याद आ रहा, मैं किसी से भी ये सवाल पूछता था तो टीचर्स कहते थे हॉकी नेशनल गेम है। स्कूल में जब कोई क्विज जैसा कुछ होता था उसमें भी बोलते थे कि हॉकी है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, शायद किसी किताब में भी लिखा हुआ था कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। तो फैक्ट ये है कि इंडिया हॉकी में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। इंडिया के हॉकी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत कई गोल्ड मेडल्स हैं, और इन्हीं रिमार्केबल अचीवमेंट्स के चलते इंडिया के लोग आपस में ये बात फैलाने लगे अपने आप ही कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। वर्ड ऑफ माउथ से फैलता गया ये विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये एक मस्त फैक्ट है। लाइम यानी नींबू पानी में डूब जाता है, लेकिन जो बड़ी नींबू होती है जिसे हम लेमन कहते हैं, वो तैरते रहता है पानी में। आप चाहो तो इसको ट्राई कभी करके देख सकते हो। इसका रीजन है एक्चुअली घनत्व यानी डेंसिटी। लेमन की डेंसिटी पानी के बराबर होती है, इसलिए वो फ्लोट करती है पानी में। लेकिन छोटी नींबू ज्यादा डेंस होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपने ह्यूमंस की शादी तो देखा ही होगा ऑफ कोर्स। अमेजिंग चीजों को एक्सप्लोर करते हो तो कुत्तों के शादी को भी देख लिया होगा कभी कभी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बट क्या आपने कभी फ्रॉग यानी मेढकों की शादी को देखा है? जी हाँ, अगर आप ये वीडियो बाहर के कंट्री से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में आपको बहुत सारे यूनिक और अमेजिंग चीज देखने मिल जाएगा, एंड इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इंडिया के कई पार्ट्स जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बनारस जो कि अब वाराणसी है, इन जगहों पर आपको कभी कभी ये सुनने मिलेगा कि फ्रॉग्स की शादी मंदिरों में करा दी गई है। जब बारिश का मौसम आने वाला होता है, बारिश होने वाली होती है, आप ये नोटिस करना कि उसके कुछ घंटों पहले से या फिर कुछ दिन पहले से फ्रॉग्स क्रोक करते हैं, यानी ऐसा कुछ साउंड निकालते हैं जैसा कि आप अभी सुन रहे हो बैकग्राउंड में। बारिश के पहले ऐसा साउंड हमें अक्सर सुनाई देता है। तो अगर आप फ्रॉग को साउंड निकालते हुए देखोगे तो वो लाइव कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये सीन देख के आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि फ्रॉग्स ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है टू अट्रैक्ट अ मेट। फीमेल का अटेंशन के लिए मेढकियों का अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं। अपने पार्टनर को बुला रहे होते हैं कि आओ और मेरे साथ बच्चों को जन्म दो ताकि हमारा पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। तो क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है, ना ही कोई फ्रॉग्स क्रॉकिंग की साउंड आती है, या बारिश का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा होता है, तो बहुत पुरानी मान्यताओं के हिसाब से फ्रॉग्स की शादी करा दी जाती है और पूजा के जरिए नेचर से ये होप किया जाता है कि बारिश हो जाए। ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज करें तो हमारे इंडिया में आज भी कई फार्मर्स टेक्नोलॉजी इक्विप्ड नहीं है उतना। आज भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो कि अपने क्रॉप्स के हेल्थ के लिए बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए वो एक अपने कल्चर के मान्यता के हिसाब से, अपने फेथ के हिसाब से वो लोग ऐसा कर देते हैं मंदिर में ताकि रेन गॉड इम्प्रेस हो पाए और बारिश हो जाए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ऑनलाइन खाना महंगा क्यों मिलता है? जो डोसा आप रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठ के 80 रुपए में खाते हो, वही ऑनलाइन 100 का क्यों मिलता है? क्या हमें लूटा जा रहा है? जो छोले भटूरे आप 50 रुपए में खाते हो, वो ऑनलाइन मंगाने से 70 रुपए का क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है मनी, पैसा। बट इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो भी है फूड सेल करने की, वो 18 से लेके 25% तक कमीशन चार्ज करते हैं। मतलब अगर कोई दुकानदार 100 रुपए में किसी खाने के आइटम को बेचता है, तो अगर रेस्टोरेंट में आकर कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, तब तो दुकानदार को पूरा 100 रुपए अपने जेब में मिलता है मस्त नॉर्मली। बट अगर उसी आइटम को ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म से कोई लेता है, तो दुकानदार को 100 नहीं बल्कि सिर्फ 75 रुपए ही मिलते हैं। इससे क्या होता है?
उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। यही वो रीजन है जिसके चलते 100 रुपए का खाना 125 रुपए में मिलता है। देखा जाए तो घर पे खाना मंगाना लग्जरी लाइफस्टाइल के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें बहुत ईज मौजूद है। घर पे खाना खुद चल के आ रहा है आपके पास, और इस इकोसिस्टम से कई डिलीवरी वालों का घर चल रहा है, उनका पेट पल रहा है, कई लोगों को जॉब मिल रही है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ऑफ कोर्स थोड़ा प्राइस ज्यादा पे करने में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, तभी ये इकोसिस्टम चल पाएगा। तो जो ऐसी लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, अगर किसी को खाना घर पे बैठे बैठे चाहिए, तो पर्सनल ओपिनियन मैं दूं तो ये रीजनेबल है। हाँ, बट दिक्कत उन फूड आउटलेट से होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन के नाम पे 100 रुपए के खाने को 150 या फिर 175 रुपए ऑलमोस्ट डबल करके बेचते हैं। जो गलत और अनरीजनेबल फायदा उठाते हैं इस इकोसिस्टम का, वो आउटलेट्स वैसे भी लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाएंगे। वो गलत है, बट थोड़ा सा इंक्रीमेंट रीजनेबल फील होता है। तो आपको तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि ऑफलाइन खाना सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट ओनर के जेब में जाता है, और ऑनलाइन फूड महंगा इसलिए वही रेस्टोरेंट वाले कर देते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपना कमीशन लेती है। तो ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और सबको ये नॉलेज पहुंचे इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।